नमस्कार साथियों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक मूवी को जिसका नाम है द कश्मीरी फाइल्स। हाल ही में रिलीज हुई इस मूवी ने पूरे भारत देश में बवाल मचा रखा है। इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी की शुरुआत में हमें 19 जनवरी 1990 का सीन दिखाया जाता है, जहां हम दो बच्चों शिव और अब्दुल को अपने दोस्त के साथ में क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं। शिव अपनी परफॉर्मेंस को देखकर सचिन का नाम तेजी से लेने लगता है और वहां मौजूद कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आती। तभी उनमें से एक मुस्लिम आदमी कहता है कि ये पाकिस्तान है, भारत नहीं, यहाँ सचिन की नहीं चलती है। और वह मुस्लिम आदमी यह बोलकर उसको मारने लगता है, जिसके बाद उसका सबसे अच्छा यार अब्दुल उसको बचाकर उसे वहां से लेकर भाग जाता है। इसलिए कहते हैं कि दोस्ती में कोई मजहब नहीं होता। साथियों, कहते हैं कि 19 जनवरी 1990 में कश्मीर का वो वक्त था जिसमें कश्मीरी पंडितों से वहां रहने का हक छीना जा रहा था और इस पूरे आतंक का संचालन फारूक अहमद दर यानी उसको लोग बीटा कराटे के नाम से जानते थे और वह वहां सभी आतंकवादियों को इकट्ठा करके उनको संबोधित करते हुए कह रहा था कि ये वतन हमारा है और इस पर हुकूमत भी हमारी होगी। दूसरी तरफ हम एक औरत को अपनी बेटी के साथ देखते हैं, क्योंकि उसकी बेटी बीमार होती है, इसलिए इसको वह डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जा रही होती है। तभी वहां मौजूद एक पुलिस वाला वहां आकर कहता है कि आगे मत जाओ, आगे खतरा है। कि तभी सामने से एक आतंकवादी पुलिस वाले को गोली मार देता है और वह उस औरत से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी की शादी अपने छोटे भाई से कराऊंगा, जिस वजह से वह औरत उसके मुंह पर थूक देती है और वह आदमी तुरंत उसे बच्ची की मां को गोली मार देता है। इस वजह से उसकी बेटी काफी डर जाती है और वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक पंडित की ओर जिसका नाम पुष्कर पंडित था और वह अपने पोते शिव को ढूंढ रहा था, क्योंकि वह अब तक घर नहीं लौटा था। फिर शिव उसको एक सामने वाली गली से छुप छुप कर आते दिखाई देता है और वह पंडित शिव और अब्दुल को अपने साथ मोटरसाइकिल पर लेकर जा रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक आर्मी वाले की जीप आती है और वो आर्मी वाले कहते हैं कि मेरे साथ चलो, क्योंकि आसपास का माहौल काफी ज्यादा गर्म है, इस वजह से तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन वो लोग मना कर देते हैं और जैसे ही वह आर्मी की जीप आगे बढ़ती है वैसे ही वह बीच रास्ते में ब्लास्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हम उसी पंडित के घर को देखते हैं, जहां बीटा कराटे अपने आतंकवादी समूह के साथ पुष्कर पंडित के घर में घुस आता है और वो शिव के पिता को ढूंढ रहा होता है। इस वजह से शिव के पिता एक ड्रम में छिप जाते हैं, लेकिन तभी बीटा कराटे को उसके वहां होने का शक हो जाता है और वो उसी ड्रम पर अपनी गोलियां चलाने लगता है। वहां बैठी शिव की मां श्रद्धा अपने पति पर गोलियों को चलती देख जोर जोर से रोने लगती है और तभी वहां पुष्कर भी आ जाता है। इसके बाद वह आतंकवादी श्रद्धा को अपने पति के खून से सने चावलों को खाने को कहता है और वह कहता है कि अगर तुमने इस चावल को खा लिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जिंदा छोड़ दूंगा। और इसी के साथ कहानी आज के दिनों में पहुंच जाती है, जहां हम ब्रह्मादत्त नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अभी भी कश्मीर में रह रहा होता है और यहाँ पर उसको मिलने के लिए पुष्कर पंडित का छोटा पोता कृष्णा पंडित वहाँ उनसे मिलने आता है, जो कि अब दिल्ली में रह रहा होता है। लेकिन वो अपने साथ अपने दादाजी की यानी पुष्कर की अस्थियों को लेकर आया था, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। कृष्णा के वहां आने पर कुछ और लोग भी उसी जगह पर आ जाते हैं जो कि पुष्कर के दोस्त हुआ करते थे और उनके दोस्तों में एक दोस्त डॉक्टर हरीश थे जो अपने समय के वो डीजीपी थे और उनका एक दूसरा दोस्त जर्नलिस्ट था। लेकिन कृष्णा को अपने माता पिता की मृत्यु के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई और कब हुई। कृष्णा को लगता था कि उनके माता पिता की मृत्यु एक एक्सीडेंट से हुई है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है दिल्ली की जेएनयू यूनिवर्सिटी में, जहां पर कृष्णा अपनी क्लास में बैठा प्रोफेसर राधिका के लेक्चर को सुन रहा होता है। राधिका यहाँ पर बैठे बहुत सारे छात्रों को भड़का रही थी कि उन्हें कश्मीर को आज़ादी दिलानी है और वह अपने भाषण में कहे जा रही थी कि कश्मीर को भारत की सरकार से खतरा है और यह बात उस समय की है जब आर्टिकल 317 को कश्मीर से हटाया गया था। लेकिन बहुत सारे लोग इसके खिलाफ थे, साथ में प्रोफेसर राधिका भी थी। प्रोफेसर राधिका को ऐसा लगता है कि कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं होने देना चाहिए था और वो यह भी बताती है कि 1990 में कोई भी आतंकी हमला धर्म के नाम पर नहीं हुआ था और ना ही किसी पंडित को मारा गया था। और उसकी बातों को सुनते सुनते कृष्णा को यह सब सच लगने लगता है। इसी के बाद कृष्णा अपने कॉलेज के प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़ा होता है। इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए राधिका कृष्णा को अपने तरफ कर लेती है और सीन एक बार फिर से पास्ट की ओर हमको ले जाता है और हमें यह 1989 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पुष्कर ब्रह्मादत्त से मिलने आया था, क्योंकि वो एक डीजीपी होता है
वो उससे कहता है कि कश्मीर के पंडितों को सुरक्षा की काफ़ी ज़रूरत है और ख़ासकर मेरे बेटे को, क्योंकि उसके बेटे को बीटा कराटे ने भारतीय पुलिस का जासूस बताया है। यह सब सुनने के बाद ब्रह्मादत्त कहता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ। फिर ब्रह्मादत्त और पुष्कर पंडित एक रास्ते से जा रहे होते हैं तो पुष्कर गाड़ी से उतरकर सब्जी लेने लग जाता है। तो वो सब्जी वाला पुष्कर को पैसे वापस करते वक्त पाकिस्तानी रुपया उसको दे देता है, जिस पर पुष्कर को यह बात अच्छी नहीं लगती है। तो वो सब्जी वाला कहता है कि जिस कंट्री में रहोगे उसी के पैसे मिलेंगे ना। ये सब देखकर ब्रह्मादत्त को गुस्सा आ जाता है और वो उसको जेल में बंद करवा देता है। जिसके बाद ब्रह्मादत्त वहाँ के सीएम यानी मुख्यमंत्री से वहाँ के पंडितों के बारे में बात करने जाता है, जिस पर सीएम उसी को दोषी करार देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ के सबसे सम्मानित दर्जे के अधिकारी हो, तुम्हें शांति बनाए रखना चाहिए और शांति बनाए रखना तुम्हारा काम है। उसी के बाद वह सीएम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि सीएम बीटा कराटे से कुछ बात कर रहा था। यहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं कि सीएम खुद बीटा कराटे से मिला हुआ है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, आज का समय दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रह्मादत्त की पत्नी कृष्णा को उसके माता पिता की पिक्चर दिखा रही होती है, क्योंकि कृष्णा ने आज तक उन्हें नहीं देखा था। क्योंकि जब वो लोग उस समय कश्मीर से भाग रहे थे तो उनके पास इतना समय नहीं था कि वो लोग कोई और चीज़ अपने साथ लेकर वहाँ से भाग सकें। अब यहाँ पर ब्रह्मादत्त धर्म के नाम पर सामूहिक हत्या के बारे में कुछ बोलता है तो कृष्णा उनसे कहता है कि कोई भी हत्या धर्म के नाम पर नहीं हुई थी, यह बस एक अफवाह है। और उस रात 5 लाख कश्मीरी पंडितों ने नहीं बल्कि सिर्फ 2 लाख कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर को छोड़ा था और उन्हें मारने वाले भी आर्मी के लोग थे। और वे कश्मीर के लोग जो आतंकवादी बन रहे हैं उनके जिम्मेदार भी हम लोग ही हैं। अगर आप उनके बच्चों को जीप से बांधकर घसीटोगे और उन थोड़े आतंकवादियों की वजह से उन सभी को आतंकवादी कहोगे तो निश्चित ही वो लोग आतंकवादी ही बन जाएंगे। कृष्णा की ये सारी बातें सुनकर ब्रह्मदत्त को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। उसके ब्रह्मदत्त कृष्णा को पुराने समय में लेकर जाता है और यह कहानी एक बार फिर से पहुंच जाती है उसी रात में जब बीटा कराटे ने श्रद्धा को उसके पति के खून से छने हुए चावल को खाने के लिए कहता है। श्रद्धा किसी भी हाल में अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती थी, जिस वजह से वह उन चावलों को खा लेती है। जिसके बाद वो आतंकवादी उन लोगों को नहीं मारता है और वह वहां से चला जाता है। जिसके बाद पुष्कर ब्रह्मादत्त को टेलीफोन करके बताता है कि उन शैतानों ने मेरे बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी। और साथ में पुष्कर यह भी कहता है कि जब पूरे भारतवासियों के साथ ऐसा हो रहा होगा तब याद रखना तब तुम लोग भी उन्हीं में से एक होगे जिनकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। फिर पुष्कर अपने बचे हुए परिवार के साथ एक ट्रक में बैठकर वहां से दूसरी जगह पर चला जाता है जहां वो लोग टेंट में रहते हैं। वहां उनके जैसे हजारों लोग थे जिन्हें भारतीय सेना के जवानों ने बचाकर यहाँ पर लाया था। अब जब वो लोग अपने शहर अपने घर को छोड़कर भागे थे तब उनके पास ना तो खाना था और ना पानी पीने को था। थोड़ा बहुत भोजन आर्मी के जवान उनको खाने के लिए जुटा देते थे। ये लोग एक वक्त में आधा पेट भोजन ही करते थे। अब उन लोगों को केवल एक आशा की किरण जीवित रखे थी कि वो लोग एक दिन जरूर अपने शहर अपने घर जरूर जाएंगे। कुछ दिन उसी टेंट हाउस में बिताने के बाद पुष्कर की आंखों की रोशनी कम होने लगी थी। एक दिन उन सभी से मिलने ब्रह्मादत्त वहां आता है, जिसका अब डीजीपी से प्रमोशन होकर होम मिनिस्टर एडवाइजर हो गया होता है। और यहाँ उसके साथ साथ होम मिनिस्टर भी आते हैं। जिसके बाद वहाँ मौजूद वो सारे लोग जो कश्मीर से भागकर आए थे वो लोग अपनी अपनी समस्याओं को बताते हैं। तभी पुष्कर पीछे से अपने हाथों में पोस्टर लेकर आता है और वह आर्टिकल 370 को हटाने की मांग करता है। यहाँ पर ब्रह्मादत्त पुष्कर को देखकर बड़ा दुख महसूस करता है। पुष्कर वहाँ उसको नहीं पहचान पा रहा था क्योंकि उसके आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी तथा उसकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा चिंता करने के कारण खराब हो गई थी। इसके बाद ब्रह्मा पुष्कर के परिवार से मिलता है और वह उनसे कहता है कि वह उनको वहीं पास में रहने के लिए घर दिला सकता है और एक नौकरी भी दिला सकता है। यह बात सुनकर श्रद्धा ब्रह्मादत्त की बात पर तैयार हो जाती है। अब दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुष्कर का परिवार उस घर में आ गया है। अब दूसरी तरफ हम आतंकियों के सरदार यानी बीटा कराटे को देखते हैं। वह मीडिया के सामने बैठा उनको इंटरव्यू दे रहा होता है। इस इंटरव्यू में बीटा कराटे कहता है कि मैंने सिर्फ 20 से 25 लोगों को ही मारा है क्योंकि वह सब लोग आरएसएस के थे और वे लोग स्वयं को एक स्वतंत्रता सेनानी बता रहे थे। इधर हम देखते हैं कि पुष्कर यह इंटरव्यू देख रहा होता है और वह कहता है कि ये तो मीडिया तक पहुंच गया, अब कुछ दिनों में प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाएगा और यहाँ हम इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं पीएम तक पहुंचने की, लेकिन अभी तक भी नहीं पहुंच पाया हूं। लेकिन कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि पुष्कर अब अपने जीवन की आखिरी पड़ाव पर है। यहाँ वह मरने से पहले कृष्णा
से विनती करता है कि उसकी अस्थियों को कश्मीर वाले घर में ही फैलाया जाए। और इसी के साथ कहानी आज के समय में पहुंच जाती है, जहां ब्रह्मदत्त कृष्णा को ये सारी बातें बता रहा था। कृष्णा ये सब सुनकर समझ जाता है कि प्रोफेसर राधिका उसको गलत जानकारी दे रही थी, क्योंकि प्रोफेसर राधिका ने कृष्णा से बोला था कि तुम जब कश्मीर जाना तो बीटा कराटे से जरूर मिलना। फिर हम दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पुष्कर के सारे दोस्त कृष्णा को उसके घर ले जाते हैं। तो वहाँ सभी लोग देखते हैं कि वहाँ शिव मंदिर से भगवान शिव को हटा दिया गया है और उसके पास आतंकियों का झंडा लगा हुआ है। तो वे लोग सभी लोग मिलकर उस झंडे को हटा देते हैं। इसके बाद कृष्णा अपने दादाजी की अस्थियों को उनके घर में बिखेर देता है। इसी प्रकार कृष्णा ने पुष्कर की अंतिम इच्छा को पूरा किया। फिर हम आगे देखते हैं कि कृष्णा अपने मोटरसाइकिल से अपने भाई शिव के दोस्त अब्दुल के साथ बीटा कराटे से मिलने जाता है। रास्ते में कृष्णा रुककर अब्दुल से सारी बात पूछता है और उसे अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है। तब अब्दुल बताता है कि हम और हमारा परिवार कभी भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नहीं था, बल्कि शिव तो हमारा सबसे जिगरी दोस्त था। जिस समय तुम्हारा परिवार उस घर को छोड़कर भाग रहा था, तब मेरे अब्बू ने उन लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। अब हम देखते हैं कृष्णा बीटा कराटे के पास पहुंच चुका है। दोनों आपस में बात करते हैं। तब बीटा कराटे वहां पर कहता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा था, बल्कि वो कश्मीरी पंडित खुद ही इस जगह को छोड़कर जा रहे थे और उन्हें मारने वाले आर्मी के लोग थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि बीटा कराटे अपने आप की तुलना भगत सिंह और महात्मा गांधी जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी से करता है। ये सारी बातें सुनने के बाद कृष्णा को लगता है कि बीटा सब कुछ सही सही कह रहा है। यहाँ से वह लौटकर वह ब्रह्मदत्त के पास जाता है और उनसे इसी बात पर झगड़ा भी कर देता है और उनसे बहसबाजी करने लगता है। तब ब्रह्मदत्त बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तब वह कृष्णा के सामने 3 फाइल रख देता है। जब कृष्णा उस फाइल को पढ़ता है तो उसको पढ़कर वह दंग रह जाता है, क्योंकि उसके भाई शिव और उसकी माँ की तस्वीर उन अखबारों में थी और उनको बीटा कराटे ने ही मारा था। ये सब सारी बातें जानने के बाद कृष्णा वापस अपनी यूनिवर्सिटी में आ जाता है। वहाँ पर प्रोफेसर राधिका एक गीत गा रही थी जो सभी छात्रों को कश्मीर के प्रति भड़का रही थी। फिर राधिका कृष्णा को भाषण देने को कहती हैं, क्योंकि वो उस कॉलेज का प्रेसिडेंट बनने वाला था। अब वह समय आ जाता है जब वहाँ के सभी छात्रों को पूरी सच्चाई पता चलने वाली थी। कृष्णा माइक को हाथ में लेकर एक कहानी सुनाता है कि कई 100 साल पहले एक सन्यासी कश्मीर गए थे जिनका नाम ऋषि कश्यप था। उन्होंने वहाँ पर काफ़ी सालों तक खूब तपस्या की थी और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम कश्मीर पड़ गया। और इसी तरह कई महान तपस्वी और ज्ञानी लोग कश्मीर आए और गए और वहाँ बहुत सारी खोजें की और इसी तरह कई ब्राह्मणों ने मिलकर कश्मीर को बसाया। पर एक दिन वहाँ पर कुछ आतंकवादी आ गए जो कि शुरुआत में वहाँ पर शरण लेने के उद्देश्य से आए थे और कश्मीरी पंडितों ने उन्हें वहाँ रहने दिया। कई दिनों तक वहाँ रहने के बाद उनको पता चला कि कश्मीर कितना ज़्यादा खास है। फिर उन्होंने वहाँ पर रहने वाले कश्मीरी पंडितों पर ही हमला करना शुरू कर दिया। उन आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को मारा और उनको ज़बरदस्ती कलमा पढ़वाया, जिससे उन्हें भी मुसलमान बनाया जा सके। जबकि कुरान शरीफ में यह लिखा है कि किसी को भी ज़बरदस्ती कलमा नहीं पढ़वाया जा सकता और ना ही ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जा सकता है। इसी बीच प्रोफेसर राधिका वहाँ से जाती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन कृष्णा अपनी बातों को कहना जारी रखता है और वह कहता है उन आतंकवादियों ने पंडितों को ही नहीं मारा, बल्कि उन मुसलमानों को भी मारा जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे और उन्हें इस्लाम का दुश्मन घोषित कर दिया जाता था। और इसी तरीके से धीरे धीरे बड़ी संख्या में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर अल्पसंख्यक में बदल दिया गया और बाकी के 5 लाख पंडित वहाँ से परेशान होकर भाग गए थे। इस वजह से बहुत से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की दोस्ती छूट गई। आज तो हमारे पास पूरी शक्ति है जिसके बल पर वहाँ पर जाकर फिर से हम रह सकते हैं और किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो वहाँ रहने से हमें रोक सके। लेकिन कश्मीरी पंडितों को ही उनके घर से निकाल कर भगा दिया गया था और वो लोग वहाँ अपने घर जाकर भी नहीं जा सकते थे। कृष्णा को पूरे भाषण में कई बार कई छात्रों ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, पर अब कृष्णा द्वारा बताई गई वो सच्ची बातें सबकी समझ में आ गई थी। कृष्णा यहाँ बिना रुके बोलता गया और वह यह भी कहता कि हमारे नेता लोगों को बड़ी बड़ी हाँकने के लिए मसाला चाहिए, लेकिन कोई भुखमरी की बात नहीं करता और कमज़ोर पर हो रहे जुल्म की बात भी कोई नहीं करता। और हमारे भोले भाले हिंदू तथा मुसलमान भाई उनकी बातों में फंसकर आपस में लड़ मर जाते हैं। जिसके बाद कृष्णा अपनी माँ श्रद्धा और अपने भाई शिव की कहानी बताता है और इसी के साथ कृष्णा का भाषण पुराने दिनों में पहुंच जाता है, जिस दिन उसकी माँ और उसके भाई को मारा गया था।
यहाँ पर हम देखते हैं कि कृष्णा अपने परिवार के साथ उसी घर में रह रहा होता है जिसको ब्रह्मादत्त ने दिया था। और एक दिन बीटा कराटे के लोग वहाँ पर आर्मी की ड्रेस में आ जाते हैं और उस पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, जिसे पुष्कर के दोस्त ब्रह्मादत्त ने उसको सौंपा था। बीटा वहाँ पर कब्जा करके सबको एक एक करके गोली मार देता है और इसी के साथ यह कहानी यहाँ पर